ACS परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय सहकारिता मंत्री जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, सभी दुग्ध व्यवसाय पैक्स, दुग्ध समिति, मत्स्य समिति के सभी प्रबंधकगण, सभी सहकारिता से जुड़े देवियों और सज्जनों, मैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के सर्वप्रथम प्रोग्राम में मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद आपने जो है इस कार्यक्रम के लिए, सहकारिता के लिए समय निकाला। निश्चित रूप में इससे हमारे सहकारिता से जुड़े सभी हमारे जो साथी हैं उनको एक संबल मिलेगा और वे और अधिक उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं सम्माननीय सहकारिता मंत्री जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन में पिछले एक साल में सहकारिता में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जो कि सहकारिता को एक नई दिशा देंगे। मैं विशेष रूप से अपने सभी साथी अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। सर, मैं केवल एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। ये जो सहकारिता का मूल मंत्र है, इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी यह भी है कि सभी तरह की सहकारी संस्थाओं के मध्य में सहकार हो, चाहे वो सहकारी संस्था किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हो। यदि आपस में वो सहकार की बात करेंगे, आपस में कोऑपरेशन उनके बीच में होगा, तो उससे सहकारिता को एक नया आयाम मिलेगा और ज़्यादा बिजनेस फलेगा फूलेगा। अल्टीमेटली जो सहकारिता का मूल मंत्र है, सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है, वो है बिजनेस बढ़ाना और बिजनेस के जरिए अपने सदस्यों को के लिए लाभ की स्थितियाँ पैदा करना। तो जितना ज़्यादा फील्ड लेवल पे हमारी सभी समितियां आपस में बिजनेस करेंगी उतना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, यदि दुग्ध समिति है तो दुग्ध समिति के सभी सदस्यों का खाता जो है वो पैक्स में होना चाहिए। यदि जो काम पैक्स करती है वो काम दुग्ध समिति क्यों नहीं कर सकती? एक माइक्रो ATM जो है वो पैक्स का प्रबंधक क्यों नहीं रख सकता, जो कि सभी सदस्यों को पैक्स के बिहाफ में 5,000 रुपये तक का लेन देन का काम करे। तो इस तरह के यदि छोटे छोटे काम हम करेंगे, आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे, तो उससे सहकारिता आंदोलन और मजबूत होगा और सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, आज का जो ये कार्यक्रम है, विशेष रूप से हम कोऑपरेशन अमॉन्ग कोऑपरेटिव्स, जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके मध्य में सहकार कैसे हो, इस पर हम बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। मुझे पता है कि वो ऑलरेडी आगे के कार्यक्रम में लेट हो रहे हैं, तो मैं बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे हमें अपना मार्गदर्शन करें। माननीय सहकारिता मंत्री। कार्यक्रम की आगे की कड़ी में जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 है, उसका एक वार्षिक कैलेंडर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सहकारिता मंत्री से अनुरोध है कि वो वार्षिक कैलेंडर का विमोचन करने का कष्ट करें। इस वार्षिक कैलेंडर में जो भारत सरकार से अपेक्षा की गई है हम लोगों से कि जो गतिविधियां सहकारिता को समृद्ध करने के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए, युवा एवं महिला जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ चॉक आउट की गई हैं, उसको रखते हुए ये कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें अब माहवार अपनी जो प्राथमिकता है, जिस प्राथमिकता से हमको कार्य करना है, वो इसमें समाहित है। तो ये इस तरह का हमारा पहला प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पे हम माह के रूप में कार्य करेंगे और उनके फलस्वरूप जो सहकारिता है और समाज है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा पाएंगे। आगे की कार्यक्रम की कड़ी में इस पैक्स के जो कार्य मैनुअल है उसका द्वितीय संस्करण के विमोचन का अनुरोध है।
पैक्स का ये कार्य मैनुअल, पैक्स की जो हमारी कार्य प्रणाली है, वो सभी कार्य प्रणाली को बड़ी विस्तृत तरीके से डिस्क्राइब करती है। उसमें जो सेकंड रिवीजन आज विमोचन किया जा रहा है, उसमें जो पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है कार्यशैली पे और क्या क्या हमको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उनको समाहित करके इसको तैयार किया गया है। तो मेरा पुनः अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय सहकारिता मंत्री एवं मंचासीन गणमान्यों से कि वो इसका विमोचन करने का कष्ट करेंगे। नेक्स्ट, इसी एक विमोचन की श्रृंखला में अगली श्रृंखला में सहकारिता में सहकार, पैक्स पुनर्गठन एवं व्यवसाय संवर्धीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण परिपत्र हैं उनका संकलन किया गया है, उस पुस्तिका के विमोचन का भी अनुरोध है। इस पुस्तिका में जो रिसेंटली महत्वपूर्ण सर्कुलर्स राज्य स्तर, भारत सरकार स्तर से निकाले गए हैं, उनका संकलन किया गया है, जो कि हम सभी विभागीय अधिकारियों के लिए गाइड का काम करेंगे। उनका संकलन करके विमोचन किया जा रहा है और इस सभी संकलन के आपको प्रतियां उसके साथ में दी जाएंगी। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि विमोचन करने का साथियों, इंडिया का डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो विश्व में सराहा जाता है और इसी की अगली कड़ी में प्रदेश में जो माइक्रो एटीएम हमारी पैक्स स्तर पर लगाए गए हैं, उसमें हमारा जो सदस्य, कृषक सदस्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कैश आहरण कर सकता है, उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो इसका शुभारंभ करें। माइक्रो एटीएम पखवाड़े का भी हम शुभारंभ कर रहे हैं कि इंटेंसिवली इस ड्राइव को सभी हमारे हितग्राहियों तक ले जाएंगे और उसका लाभ उनको प्रदान करेंगे। अगली श्रृंखला में जो हमारी उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 प्रेजेंट सेक्टर्स से हमने सोसाइटीज़ को चयन किया है। पहली उसमें हमारी जो पैक्स है घुघरिया खेड़ी खरगोन जिले से, उनसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय सहकारिता मंत्री जी के समक्ष मंच पर आमंत्रित हैं। आपको सम्मानित किया जा रहा है आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए, आपके नवाचारों के प्रयासों के लिए, जिसके माध्यम से वो समाज और परिवेश को संरक्षण और विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अगली कड़ी में दुग्ध सहकारी संस्था हमारी इंदौर से दुग्धा जो आई हुई है, उनके प्रतिनिधि देवेश पटेल से अनुरोध है कि मंच पर पधारें। आपकी संस्था प्रतिदिन 6000 लीटर का दूध कलेक्शन करती है और वर्ष 1977 से कार्यशील है। तो ये बड़े गर्व की विषय है कि इतना लंबे समय से वो अपने सदस्यों के लिए एक आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोगी है। श्री देवेश पटेल जी को सम्मानित किया जा रहा है माननीय अतिथिगणों द्वारा। अगली कड़ी में हमारी मत्स्य सहकारी संस्था विदिशा से जो आए हुए हैं, सुलूज सोसाइटी से श्री मलखान सिंह जी अध्यक्ष, उनका भी स्वागत है कि वो भी सम्मान ग्रहण करें। आपकी सोसाइटी मुख्यमंत्री मीनाक्षी योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए भी सहायता प्रदान करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद जो हमारे नव नियुक्त सहकारी निरीक्षक हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। चूँकि संख्या बहुत बड़ी है, तो एक बार में ही सभी लोग कृपया करके मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी के साथ में एक फोटोग्राफ लिया जाएगा। इन सभी साथियों में सुमित शर्मा जी हैं, मीनू जैन, सुश्री सुचि जैन, सुश्री ईशिका बंसल, सुश्री शिवानी यादव, सुश्री शर्मिला पटेल, श्री संतोष कुमार यादव, श्री शिव नारायण। आप सभी लोग मंच पे आएंगे। श्री अनिल कुमार, श्री जितेंद्र सिंह, श्रीमती दिव्या शाक्य, सुश्री प्रिया, मनीष माहौर, श्री विष्णु भिलाला, श्री गोपाल, श्रीमती शीतल एवं सुश्री प्रतिमा। आप सभी जो नवनियुक्त सहकारी निरीक्षक हैं,
आप सभी का हमारे सहकारिता परिवार में स्वागत है और ये बड़े गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप सभी को कैरियर के स्टार्ट में ही मौका मिला है। इसके बाद कृपया करके एक एक करके मंच से प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय सहकारिता मंत्री और हमारे सतत ऊर्जा के जो स्रोत हैं माननीय सहकारिता मंत्री जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमको आशीष वचन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय सहकारिता मंत्री। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सहकारिता विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अशोक वर्णवाल जी, नाबार्ड के हमारी मध्य प्रदेश की मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदरणीय सरस्वती जी, आदरणीय उमाकांत उमराव जी, आहूजा जी, मनोज पुष्प जी, आलोक सिंह जी, मनोज गुप्ता जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सहकारिता विभाग के अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारी नीचे तक की जो हमारी प्राथमिक समिति है उसके अधिकारी कर्मचारीगण और विशिष्ट व्यक्ति, आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। मध्य प्रदेश में हम सत्ताधारी सहकारी आंदोलन के सभी सहकारी योद्धाओं, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन। मैं सहकारिता की इस मूल भावना को समझने के साथ अतीत के साथ उसके संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा था। मैं तालमेल मिला रहा था कि ये सहकारिता के लिए मूल, अगर सहकारिता का आंदोलन चालू हुआ कहाँ से हुआ है? (1844) में इंग्लैंड से हुआ। क्या कृष्ण के पास दर्शन भी और सुदर्शन भी। ये वास्तव में हमारे लिए दोनों तरह से बात करने का समय है। मैं इसलिए इसकी दोबारा बात कर रहा हूं कि ये जैसे बताया गया कि इंग्लैंड से चालू हुआ, 1840 के आसपास चालू हुआ, रजिस्ट्रेशन अंग्रेजों के समय हुआ, लेकिन ये भी हम नहीं भूलें कि 1840 के पहले अंग्रेज कहाँ आ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ रूल करना चाह रहे थे वो? भारत में। तो भारत में जब रूल करने आए तो बहुत सारी चीजें उन्होंने भारत से सीखी, समझी, देखी, जानी। और जो आपने कहा उमराव ने, मैं उससे भी सहमत हूँ। आप कभी इसको इस रूप में भी देखना कि भारत के बाहर जितने देश हैं, भारत से कभी किसी का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? भारत ने कभी किसी पे कब्जा क्यों करने नहीं गए? भारत ने आक्रमण झेले, लेकिन भारत अपनी सीमा विस्तार में दूसरे देशों को अपने साथ समाहित करने क्यों नहीं गया? एक मन में प्रश्न आएगा, आपको उसका उत्तर ढूंढोगे तो मिलेगा। हमारे बड़े बड़े राजा, स्वनाम धन्य बड़े बड़े सम्राट, कोई किसी से कम नहीं, बल्कि और आगे बढ़ करके अश्वमेध यज्ञ की परंपरा भी किसके यहाँ थी? अश्वमेध की परंपरा भी हमारे यहाँ, लेकिन अश्वमेध का घोड़ा घूम कर आने के बाद भी हमने किसी भी देश की ऑटोनॉमी को खत्म नहीं किया, उसका स्वावलंबन जिंदा रखा, उसको उस भाव से लिया जिसके लिए हम अपने
छोटे से छोटे कार्यक्रम में हर बार इस चीज को उल्लेखित करते हैं। सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन का अगर कोई पूरा पालन करने वाला कोई देश है तो सच्चे अर्थों में भारत है। भारत का पालन कर लो अपने आप। भारत की संस्कृति, भारत की जीवनचर्या, भारत की दिनचर्या, भारतीय गांव की स्वावलंबन पद्धति उस सब में आ जाएगा। इसलिए हम कदम कदम पे क्या क्या कहते दिखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब ये सहकार का ही तो अर्थ है, इसके अलावा कहाँ है? जो सबके सुख की कामना करें, सबके लिए अपना कोई भी लाभ का आप पैक्स बनाते हो, समिति देना है क्या? आप लाभ में सबको सहकारी के मतलब सबको सहकार देना चाहते हो ना, सबको जोड़ना चाहते हो। और ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो बात कहते हो वो भी क्या है? यही तो है वसुदैव कुटुंबकम। ये क्या है? यही तो है जो हम अपने छोटे से छोटे गांव में और उस गांव की छोटी इकाई को भी वेद वाक्य की दृष्टि से अगर कहोगे तो इसमें हम बहुत और बड़ी बात करते, जो देशों की सीमा से उठ करके, विश्व के सभी देशों की सीमा से उठ करके प्रकृति के साथ जोड़ने की बात कहते। जत पिंडे तत ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है। ये वहां तक जोड़ के बात करते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ी बाहर ज्यादा हो जाएगी। वापस हम सहकारिता में आते हैं, तो सहकारिता में आकर बात कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही कि सहकारिता की बात कर रहे हैं तो सहकारिता के आयाम कितने हैं? सहकारिता के आयाम में कोई कैसे छूट सकता? सबको समाना पड़ेगा, सब कुछ सबके साथ आना पड़ेगा। इसलिए हम उसको उस तरह से भी देखते हैं कि जैसे हमने अभी अपनी कल्पना की है नए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, पहले तो अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व। सहकारिता का जितना बड़ा महत्व है उतने बड़े महत्व को समझते हुए एक तरह से ये जो बहुउद्देशीय सहकारी समिति की कल्पना की गई, ये उसके मूल में वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुदैव कुटुंबकम के छोटे भाव को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सबके लिए कल्याण की कल्पना है। और इसीलिए इसमें सरकार के सबसे समझदार, ताकतवर और इसकी महत्ता समझ करके माननीय गृह मंत्री जी को काम दिया। ये हमारे लिए, माननीय मोदी जी के लिए और माननीय अमित शाह जी के इतना बड़ा काम, जिसके आधार पर हमको इसको नीचे तक कहां तक उतारना है। और इसीलिए हमारी सरकार ने भी लगातार उस पर ध्यान देते हुए, जब हम अपने वर्तमान के मध्य प्रदेश की बात करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम तो भाग्यशाली कि हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अदरवाइज सहकारिता के अंदर की दुनिया खग ही जाने, खग की भाषा भगवान ही बचाए। मैं तो परमात्मा की दया से वर्षों से सहकारिता से जुड़ा भी रहा लेकिन दूर भी रहा। अच्छे खासे आदमी की 12 बजाना तो सहकारिता समिति में भेज करके उस पर जांच बिठा दो, भगवान जाने कैसे बाहर आएगा, वो जाने, और वो तो परमात्मा जाने, उसके अलावा तो कोई नहीं बता। और किसी को निकालना है तो ये मायावी भगवान के अलावा कोई जानते तो सहकारिता के अधिकारी जानते कैसे निकालना है। ये वाकई परमात्मा की लीला थी। लेकिन इस लीलालय में से अब ये जो नई भावना लाए, ये सच्चे अर्थों में सब चीजों का सरलीकृत करते थे, इसलिए मैनुअल का लोकार्पण किया। मैं बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करो। इस बुक को पढ़ोगे इसमें सारी बातें मिल जाएंगी। अदरवाइज तो आधे तो छिपा के रखते, कौन कौन से परिपत्र निकल कर पता ही नहीं चलेंगे। जब आप फंसोगे तो निकल के आएगा कि हाँ ये दे गया था। मैं भी उस चीज का भुगत भोगी, मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मैं अपने 90 बाणों के बाद थोड़ा सा एक किस्सा सुनाता हूँ। 90 बाणों की बात होगी। उज्जैन में मुझे लगा कि एक सहकारी समिति बनाना चाहिए और सहकारी समिति बना करके लोगों को मकान देना चाहिए, और मकान सस्ते बना दो तो सब ले लेंगे, उसमें क्या गलत है। अब हमने अपने स्तर पे सारी पंचायती करने के बाद वो प्रस्ताव बना, उनके कंप्लीट करके लेकर के आए। उस समय वल्लभ भवन में वो प्रस्ताव पहुंचा और पहले तो नीचे से ही बोलते रहे लोग कि भाई ये
आपकी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बंद है। तो हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है भाई? सोसाइटी अगर हाउसिंग बन रही है तो सोसाइटी बोले नहीं ये बंद है। हमने कहा ठीक है चलो बंद है तो देखते हैं, चलो तुम तो बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते मेरे को रोज वो 2 कागज नए पकड़ा देते, मैं जमा करता, फिर वापस जमा कर देता, फिर रोज नए कागज पकड़ा देते, फिर 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, मैं 8-15 दिन करते करते मैं भी जिद करके उनके सारे कागज की पूर्ति करके दे दूं। धीरे धीरे नीचे वाला परेशान हो जाता, फिर वो ऊपर भेज देता, फिर वो ऊपर वाला चालू करता, फिर 1-2 कागज उसमें कम बताता, फिर रातों रात मेहनत करके फिर उसको पकड़ा देता, फिर उसके बाद वापस कह देता कि नहीं इसमें ये 2 कागज फिर कम है। मैं कहता तुम देख लो भैया अच्छे से इसमें क्या बचा है। वो कहता हाँ नहीं देख लिया आप ये दे दो, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। वो दे दिया और फिर दूसरे दिन नए कागज पकड़ा देता, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। ये करते करते मैं भोपाल तक आ गया। भोपाल में जब मैं आया, भोपाल में वल्लभ भवन में सर शारदा करके कोई अधिकारी थे, कोई थे शारदा, भगवान जाने शारदा थे, और वो वहां तक मैं पहुंच गया अपने प्रस्ताव लेते लेते। और उसके बाद भी वही हाल, जब उनने इतने सारे नीचे से पापड़ बिलवा लिए, फिर हमने प्रस्ताव लिया बहुत अच्छा है कुछ नहीं। मैंने कहा देख लो साहब इसमें कोई कागज कमी हो तो, बोला नहीं सब बढ़िया बढ़िया। और दूसरे दिन फिर 4 चिट्ठी पकड़ा दी कि ये 3-4 बिंदु फिर कम पड़ गए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सारी पूर्ति करने के बाद फिर उनको ला के देख लो साहब अब इसमें कुछ तो जरूरत नहीं है। बोले नहीं अब कुछ नहीं जरूरत है देखता। फिर घर नहीं पहुंचा, उसके बाद फिर एक चिट्ठी आ गई, बोले फिर इसमें कमी है। फिर मेरे का ये क्या नाटक है, कैसी सहकारिता चलती है। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर उसकी पूर्ति कर दी। ये करते करते भी 6-8 महीने लग गए, मैं परेशान हो गया। हमारे संगठन मंत्री थे माननीय शालिग्राम जी तोमर, में उस समय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। मैंने एक दिन मेरा सारी धैर्य की सीमा चली गई, मैं भाई साहब के पास गया। मैंने भाई साहब ये सहकारिता संघ के बेवकूफ बनाओ संघ क्या है, पल्ले नहीं कर बोले क्या हो गया। मैंने कहा ये देखो आप, मैंने इतनी बार से ये समिति बना बना के इनके कागज की पूर्ति करते करते मेरा साल भर हो गया, लेकिन इनके पेट की भूख खत्म नहीं होती। फिर कागज आखिर ये हो क्या गया। उन्होंने मेरी पूरी बात समझी, बोले नहीं ऐसा करो और मेरे को तुम बताओ मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन करा, बोले जाके दिया। अब संयोग से लक्ष्मण शर्मा जी शायद उस समय मंत्री थे, लक्ष्मीकांत नारायण के शैलेंद्र जी के पिताजी ना, तो मैं उनके माध्यम से वो उन्होंने कहा नहीं आप ये पूर्ति आखिरी बार कर दो जो मांगी, बोले साथ इसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने वापस कागज की पूर्ति करा दी। मालूम पड़ा के फिर घर गया, फिर कागज आ गया वापस। ये क्या नाटक है। फिर मेरे को एक आध समझदार ने कहा कि आप समझे नहीं यार ये सब क्या होता है, क्यों होता है। मेरे को समझा तो क्या होता है। बोले बात आप थोड़ा गौर करो तो समझ में आ जाएगी। मैंने क्या इसमें गौर क्या करूँ, वो कागज देते मैं पूर्ति करता, कागज देते पूर्ति करता। बोले भाई बात इतनी है ये तुम कागज की पूर्ति करो, ये सामने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन वो तुमको सहकारिता में आना नहीं देना चाहते। तुम समझ ही नहीं रहो, तुम अपनी लगाए चले जाओ। उनकी अपनी सल्तनत कोई और है, उनकी दुनिया कोई और है, वो आपको आने नहीं देना चाहते। हमने कहा एक्ट के हिसाब से भी क्यों नहीं आने देना चाहते। बोले यही तो कलाकारी है, तुम क्या समझोगे सहकारी, यही तो महत्व है। जिसको आने देना उसको आने देना, जिसको नहीं आने देना उसके लिए कागज तैयार, और करते हो जीवन भर यही चलता रहेगा। मेरे तो समझ में ही नहीं, मेरे को थोड़ा गुस्सा आया उस समय। थोड़ा मैं अपने कॉलेज जीवन से चुनाव जीत जात के आया था, लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। तो मैंने कहा मैं जरा देखता हूँ कौन क्या करेगा अब इस पे। और संयोग से मैं फिर वापस माननीय शालिग्राम जी के पास गया और उनने मेरी बात फिर सुनी हो चुकी, वो खुद भी एक बार मेरे साथ बैठकर सारी पूर्ति कराने की उनकी घटना उनको मालूम थी। संयोग ऐसा था कि उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा जी को कहा कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने कि मैं मंत्रालय हूँ। बोले मैं आ रहा हूँ। मेरे को स्कूटर पर बिठा के ले गए, वो खुद गए उनके ऑफिस में और उन्होंने कड़क करके बात करी कि ये क्या नाटक है भाई, तुम्हारे यहाँ कैसे विभाग चलता है और फिर क्या कैसी स्थिति है। आपसे खुद से मिल के गए थे, ये इतनी बार कागज दे दिए 150 बार और इसके बाद फिर कागज बाकी। आपने कहा था कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है। ये जब बात पूरी हुई, लक्ष्मीकांत जी ने अपने वहाँ से टेलीफोन पे किसी को आदेश दिया, मालूम पड़ा शाम तक पंजीयन का रजिस्ट्रेशन आ गया मेरे पास। तो मेरे समझ में आ कि ये है सहकारिता। अब जो भी है, लेकिन ये मैंने इसलिए सुनाया कि वो अपनी उस तरह की दौर है। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब कुछ पारदर्शी, जोरदार तालियां बजाए इस बात के।
और उसी भाव को लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 25 समितियां मत बनाओ, क्योंकि हर एक अपनी अपनी दुकान लेके बैठ गया था। कोई सहकारी समिति आवास संघ के माध्यम हाउसिंग सोसाइटी उसी को करेंगे, कोई क्रेडिट सोसाइटी उनकी करेंगे, कोई और किसी और सब्जेक्ट की सोसाइटी बनेगी। अब ये मल्टीपर्पज है, अब सबके लिए जोड़ करके बात करें, सारी पंचायती और सारे अच्छे लोगों ने हाथ खड़े करे पढ़े लिखे। भगवान की दया से आप सब यहाँ भी पढ़े लिखे हैं और मंच पे भी सब पढ़े लिखे, इसमें कोई कम नहीं पड़ रहा है। आपके सबके साथ हम सब भी खड़े हैं, इसलिए उस भाव को समझने की जरूरत है जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्पना की गई, उस भाव के प्रति न्याय करना। इसलिए हम अपने क्षेत्र के अंदर, आप बताओ, दूध के माध्यम से भी बोनस दिलवाएंगे, ये कितनी बड़ी बात है। अगर गुजरात में सहकारिता संघ की ताकत बनी तो दूध में प्रति व्यक्ति को जो बोनस मिलता है, और मैं जब अभी चुनाव में गाँव में जो गुजरात में घूमा था, उन्होंने बताया था कि एक एक व्यक्ति को दूध का महीने का हिसाब तो मिले, जो मिले ही पूरे साल में कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख बोनस लेता है। तो एक तरह से उनकी दिवाली अलग प्रकार की बन जाती है, पूरे साल का जो बोनस उनको मिलता है। तो ये गजब हो जाएगा वापस। और इस प्रकार से अभी तो दूध की बात कर रहे हैं, या मत्स्य वाली भी लोग बैठे हैं। हमारा बहुत बड़ा पानी का और इसके आधार पर मछली उत्पादन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र आ रहा है, तो उसको भी हम जोड़ रहे हैं। और ये जो औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, विश्वास भाई के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम जब हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिकरण में केवल व्यक्ति ही क्यों आना चाहिए, उसमें भी सहकारी समिति आना चाहिए, उसमें हमारे माध्यम से क्यों काम नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के रोजगार को लेकर के हमारे अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की भी भूमिका होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से नए दौर की नई कहानी लिखी जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर राज्य भर के पधारे सभी सहकारिता सम्मेलन में सभी माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने आज अपना मनोभाव व्यक्त किया है, इस मनोभावना के आधार पर निश्चित रूप से सहकारिता का हमारा ये आंदोलन आने वाले 4 साल के बाद एक नए मुकाम तक पहुंचेगा, और देश के अंदर सबसे अच्छी सहकारी संघ की छतरी कहीं बनेगी तो हमारे राज्य के अंदर बनेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर, हमको जो पुरानी कार्य पद्धति से नवीन कार्य पद्धति तक परिचित कराने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनंद के साथ अपने किस्से सुनाए, पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक जानकारी देता हूं। अभी 3 दिन पहले जो विधानसभा में हमने एक्ट में परिवर्तन किया है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस